गलत चीज थोड़ी सी नोट डाउन करवा दी थी, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने बताया था रैंडमनेस सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसकी ज्यादा होती है? सॉल्वेंट की। ये बात सही है, बट अपन ने गलती से डेल्टा एस सॉल्यूशन ग्रेटर देन डेल्टा एस सॉल्वेंट लिख लिया है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उल्टा होगा ये। डेल्टा एस सॉल्यूशन विल बी लेस देन डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट, है ना। प्रूव करवाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये जो आपने ग्राफ बना रखा उसमें आपने ये डेल्टा एस सॉल्यूशन बनाया था, अगर याद हो तो, और ये हमने डेल्टा एस सॉल्वेंट लिखा था, है ना। तो आप देख सकते हो डेल्टा एस सॉल्वेंट ज्यादा है कंपेयर टू डेल्टा एस सॉल्यूशन। तो ये आएगा एरो। रैंडमनेस के नाम पे सॉल्यूशन की ज्यादा होगी, लेकिन चेंज में बोले तो डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना कर लेना, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, ये एक छोटा सा करेक्शन है जो आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिया था, आई थिंक उसमें कोई डाउट है क्या? करा किसी ने ट्राई? सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85% W/W of NaCl, 7.1%। देखेंगे बेटा विहान कब तक है ना। 7.1% W/W of MgCl2, 3% W/W of यूरिया। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यही आखिरी सवाल आई थिंक अपन ने लास्ट क्लास में करा था या दिया था होमवर्क में। एम आई राइट? ये लिखा था कि नहीं लिखा था? तो देखिए होता क्या है, होता क्या है कि कई बार आपको एक चीज दी हुई होगी सिंपली, जैसे लास्ट सवाल में आपको सिर्फ ग्लूकोज मेंशन था। कुछ केसेस में हो सकता है आपको मिक्सचर भी दे दे, जैसे यहाँ पे अपन ने काफी सारे सॉल्यूट मिक्स करे। ठीक है, तो तामझाम तो वही है, अप्रोच तो वही रहेगी, लेकिन करना कैसे वो थोड़ा सा समझ लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है माने टीबी निकालना है मेरे को, इतना मुझे समझ में आता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है माने टीबी निकालना है मुझे। अब अपन जानते हैं डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। डेल्टा टीबी बराबर किसके होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी के। डेल्टा टीबी बराबर किसके होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी के। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई ये कैलकुलेट करना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए। तो ये तो अपन जानते हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन टी नॉट बी इज टेकन टू बी 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी कोई तकलीफ नहीं। अब अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे पता है, तो ये पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। ठीक है, तो अब बात आ जाती है डेल्टा टीबी की, और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। इसके लिए जो के बी आपको मेंशन है वो 0.52 है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, ज्यादातर केसेस में यही होगा। तो के बी तो हो गया भाई कांस्टेंट। आई की वैल्यू की बात कर लेते हैं। NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? तो आई ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2। MgCl2 के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 3। यूरिया के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 1। वो तो डिसोसिएट ही नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक जो भी लिखा उसमें कोई तकलीफ हो तो पूछ लो।
टीबी निकालना है, टी नॉट भी पता है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला ये है जिसमें के बी होता है कांस्टेंट, खेल बचा आई का और एम का। आई मैंने तीनों के लिए निकाल लिया, कितना कितना होनी चाहिए, बात आ जाती है मोलैलिटी की। यहाँ तक जो भी लिखा उसमें कोई डाउट है? अब बात आ जाती है मोलैलिटी की। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वेट बाय मोलर मास से मैं लिख ही लूंगा सबके। परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5.85 ग्राम NaCl है, 7.1 ग्राम MgCl2 और 3 ग्राम यूरिया है। ठीक है ना? मिक्सचर दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5.85 ग्राम NaCl, 7.1 ग्राम MgCl2 और 3 ग्राम यूरिया। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये अपन जानते हैं। तो हर एक की आप मोलैलिटी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास से। वेट आपको पता ही है, सवाल में दे रखा है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लोगे। बात आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना। तो सॉल्वेंट कौन होगा भाई साहब? मैं आपसे बोलूं 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या क्या है, तो आपने बोला सर 5.85 ग्राम NaCl है, 7.1 ग्राम MgCl2 है और 3 ग्राम यूरिया है। तो पानी कितना होगा? तो 100 में से ये तीनों को माइनस कर दो, तो आपके पास पानी का वेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अब अगर मैं पूछूं कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा, तो अपन क्या बोलेंगे? 100 माइनस 5.85 माइनस 7.1 माइनस 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 84.05। यहां तक किसी चीज में डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को किसी चीज में डाउट है तो पूछ लो। हर चीज का लॉजिकल तरीके से अप्रोच निकाली है। अपन जानते हैं डेल्टा टी भी निकालना जरूरी था, उसके लिए आई और एम पता होना चाहिए था। आई मैंने हर एक के लिए निकाल लिया। मोल्स तो मैं निकाल ही सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास आई आ गया है, के भी आ गया है, एम आ गया है। तो अब मैं डेल्टा टी भी आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा हर एक के लिए, और फिर टी नॉट भी उसमें ऐड कर दूंगा। बात समझ में आई क्या? या ये रिपीट करूं? समझ में आई तो ठीक है, रिपीट करवाना हो तो बोल दो, रिपीट कर देंगे। हाँ जी। तो डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम होता है। तो अब अपन वही फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल के लिए। तो डेल्टा टीबी देखो 0.52 तो कॉमन ले लूंगा मैं, क्योंकि के बी तो कांस्टेंट है, सब में से बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। बात आ जाती है मोलैलिटी की और आई की। क्यों? क्योंकि आई सबके लिए अलग अलग है और मोलैलिटी भी अकॉर्डिंगली सबके लिए अलग अलग है। तो 0.52 मल्टीप्लाई बाय, पहले बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 5.85 NaCl का वेट कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 58.5। मोलैलिटी तो Kb इंटू एम तो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, अब NaCl की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, वो तो डिसोसिएट होता है। तो I की वैल्यू कितनी लिखूंगा? 2। ये NaCl का पार्ट सॉल्व हुआ है सिर्फ। बात समझ में आई क्या? सेम MgCl2 के लिए Kb तो एज यूजुअल कॉमन ही है, उसकी मोलैलिटी की बात करोगे तो इट इज 7.1/95 मल्टीप्लाई बाय आई यानी 3 प्लस 3/60 मल्टीप्लाई बाय 1 यूरिया का डिवाइड बाय। तो देखो ये तो हो गया Kb, ये हो गए तीनों के आई, और ये क्या लिखा है मैंने? वेट बाय मोलर मास, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या पुट करूं? नीचे क्या आएगा?
क्या हम सारी वैल्यूज पुट कर चुके हैं क्या मोलैलिटी में? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वो तो आप पुट कर चुके हो। नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो 84.05 ये आपने ग्राम में निकाला था, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000। उसी बात भेजे मैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डेल्टा टीबी आ जाएगा, देन टीबी बराबर 100 प्लस डेल्टा टीबी विल बी माय फाइनल आंसर। यहां तक फंडा क्लियर है भाई साहब? छाप लो और उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा फटाफट। ये मैं नहीं बता रहा और टाइम भी नहीं दे रहा मैं ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए। चैप्टर खत्म होने वाला है, अब आपको ये छोटे छोटे सवाल आने चाहिए। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल solute having want of factor 4 whose 20 gram on dissolving in 500 gram of water produces a solution having boiling point 105.2 डिग्री सेल्सियस। नोट डाउन कर लीजिए और आंसर कैलकुलेट करके बताइए। 10:16 हो रहा है अभी, होपफुली क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा। क्या पूछा है आपसे? मोलर मास पूछा है किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। बेटा आंसर बता फिर। हाँ, वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है बिल्कुल। देखिए, क्या बोल रखा है? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैविंग वांट ऑफ फैक्टर 4, आई की वैल्यू 4 दे रखी है, whose 20 ग्राम ऑन डिसॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 20 ग्राम, 500 ग्राम ऑफ वाटर बोले तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीबी दे रखा है कितना? 105.2 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। तो टीबी की वैल्यू ये है 105.2 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी अनलेस अदरवाइज मेंशन 100 पुट करना है आपको। तो टीबी पता है, टी नॉट बी पता है, तो डेल्टा टीबी आ जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी से कितना? 5.2 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू पुट कर दो, 5.2 बराबर 4 इंटू 20/m अपॉन 0.5 इंटू 0.5, आंसर मोलर मास आ जाएगा 16। आगे बढ़े, किसी को नोट डाउन तो नहीं करना है ये आई है भाई साहब, ये के बी है और ये एम है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.5 कैसे आया? 500/1000, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें नोट डाउन करने जैसा कुछ था नहीं, फिर भी जिसको नोट डाउन करना हो वो वीडियो देख के कर लीजिएगा। अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही होगा, थोड़े बहुत इधर उधर के चेंजेस आएंगे और वो चेंज आप इजिली खुद भी फील कर पाओगे, समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। सो द टेम्परेचर एट विच
solid and liquid phase are at equilibrium is known as freezing point. ठीक है, या फिर वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए. टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solid becomes equal to vapor pressure of liquid. इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड के बीच में ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा. डेल्टा H पॉजिटिव होता है इसका, मींस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. और जिस टेम्परेचर पे रहता है उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. और मैंने वो टेम्परेचर मान लिया, लेट इट बी T1. मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? तो आइस में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है? मतलब आइस काय में कन्वर्ट होता है? पानी में. तो मैंने मान लिया कि भैया लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, दैट इज ऑन हीटिंग. टेम्परेचर बढ़ा दिया और वो जो नया टेम्परेचर था वो था T, एंड दैट T इज ग्रेटर देन T1. ठीक है, तो क्या होगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलना चालू होगा. मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड. ठीक है, अपन जानते भी हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल से, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है. ठीक है, सिंस इट इज एंडोथर्मिक. ठीक है, माने क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा. अगली बात करूं ऑन कूलिंग की, तो T विल बी लेस देन T1. मतलब आप लिक्विड से कहाँ जा रहे हो? सॉलिड में. मतलब कौन सी डायरेक्शन? बैकवर्ड. एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाती है. अमाउंट ऑफ आइस इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात होगी. नाउ विल मूव ऑन टू द लॉजिकल वे. पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर बात करते हैं. तो देखो अब इसका लॉजिकल फंडा, क्या फंडा चलता है यहाँ पे कि सपोज मैंने 2 कंटेनर रिज्यूम करे. एक कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी था और